हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ बेटा मैं आप सभी का। आपकी टर्म 2 परीक्षा चल रही है और हिंदी का पेपर आपका 18 तारीख को है। तो आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई में जुटे होंगे और हिंदी की परीक्षा की तैयारी भी भरपूर भरसक प्रयास के साथ करेंगे। ठीक है, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 2018, जी हाँ 2018 में जो पेपर आया था और उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उनकी आज हम चर्चा करेंगे। क्या? बिल्कुल, आप ही की कक्षा 10वीं हिंदी की कोर्स बी, जिसके अंतर्गत हमारी बुक्स हैं, आपको पता ही है, स्पर्श और संचयन। तो जो भी 2018 में जो प्रश्न आए थे, जो प्रश्न पत्र आए थे, उनमें से हमने टर्म 2 के जो चैप्टर्स हैं उनके प्रश्नों को सर्च किया है और आपके लिए यहां पर लेकर आए हैं। तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में। इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं कि किस तरह के प्रश्न आते हैं, उनका उत्तर हमें कैसे लिखना चाहिए, क्वेश्चंस के साथ सॉल्यूशंस भी बताने वाली हूं मैं आपको। ठीक है, साथ ही साथ पहले निबंध लेखन आते थे, है ना। अब निबंध का छोटा रूप अनुच्छेद लेखन आ गया है, परंतु टॉपिक सेम रहेंगे, संकेत बिंदु सेम रहेंगे। निबंध पहले 10 नंबर का आता था, अनुच्छेद अब 5 नंबर का है। निबंध पहले 200 से 250 शब्दों का आता था, लेकिन अनुच्छेद अब 150 वर्ड्स का है। तो ये थोड़ा सा अंतर आया है, बाकी टॉपिक्स और विषय वस्तु समान रहेगी, लिखने का तरीका वही रहेगा, भाषा में उत्कृष्ट लिखनी है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम प्रश्न उत्तरों की चर्चा करने वाले हैं, दोनों हमारी जो पाठ्य पुस्तकियां हैं, ठीक है, स्पर्श और संचयन, साथ ही साथ अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए मेरे साथ, बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। ठीक है, और मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगी आप सभी को टर्म 2 परीक्षा जो चल रही है आपकी, और आशा करती हूं कि आप हिंदी की परीक्षा बहुत अच्छे से देंगे। चलिए शुरू करते हैं कि 2018 में किस तरह के प्रश्न आए थे और हम उनका उत्तर कैसे लिखेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहला प्रश्न, बिल्कुल आपकी जो टर्म 2 में शामिल किए गए हैं चैप्टर्स, उन्हीं क्वेश्चंस को यहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर पर्वत के रूप स्वरूप का चित्रण कीजिए। याद है कविता? पर्वत प्रदेश में पावस कविता जो है उसके आधार पर पर्वत के रूप स्वरूप का चित्रण कीजिए कि पर्वत क्या था, कैसा था, किस तरह के झरने बहते थे तो झरनों का स्वरूप कैसा लगता था। अब उसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे ताकि हमें 2 में से 2 नंबर मिल जाएं। और आपको पता है कि सैंपल पेपर्स वाले वीडियो भी आपने देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो बिल्कुल देखिएगा, बहुत हेल्प होने वाली है आपकी, बहुत हेल्प मिलने वाली है उनसे। तो जो 2 नंबर के जो प्रश्न आएंगे बेटा, उनको आपको लिखना है 25 से 30 शब्दों में। ठीक है, और 25 से 30 शब्द मीन्स 4 से 5 लाइन आपको लिखना है। तो अब इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं हम। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में पर्वत श्रृंखला को ही मेखलाकार कहा गया है। पर्वत की ढाल भी मेखलाकार करधनी के आकार, मेखलाकार मीन्स करधनी के आकार की होती है। हजारों फूल खिले हैं, पहाड़ पर खड़े पेड़ बहुत ऊंचे हैं, पहाड़ से गिरने वाले झरने झरझर करते हुए शोर कर रहे हैं। तो वहां की पर्वत की सुंदरता का वर्णन किया है मेखलाकार। देखिए, श्रृंखला को ही मेखला, मतलब इस तरह से जैसे करधनी नहीं रहती है, देखिए जैसे करधनी जो रहती है इस तरह से रहती है, इस तरह से रहती है, ठीक है, कुछ इस तरह से रहती है। तो जो पर्वत और पहाड़ हैं वो भी कुछ इसी तरह के हैं और सुंदरता के साथ यहाँ से झरने बह रहे हैं तो उनकी और झरझर करने की जो आवाज है वो और उनके सौंदर्य में 4 चांद लगा रही है। ठीक है, दूसरा प्रश्न पर हम चलते हैं। कर चले हम फिदा अथवा मनुष्यता कविता का प्रतिपाद्य लगभग 100 शब्दों में लिखिए। अब यहां पर 100 शब्दों में आया है, लेकिन हमारे जो प्रश्न हैं अभी जो आने वाले हैं आपकी टर्म 2 परीक्षा में, या तो 2 नंबर के हैं या तो 4 नंबर के हैं। ठीक है, तो 4 नंबर में आपको 60 से 70 शब्दों में लिखना है। तो कहते हैं ना बेटा कि जब हम इतना सारा ज्ञान अर्जन करते हैं तब कहीं जाकर हमारे पास इतना संचित हो पाता है। अच्छी बात है कि हम 100 शब्दों का पढ़ लेंगे ताकि जब हमारे समक्ष ये परीक्षा में प्रश्न आ गया तो हम इसका 60 से 70 शब्दों में तो उत्तर लिख ही पाएंगे। ठीक है, देखिए, कर चले हम फिदा,
याद है ना। और जो कविता मनुष्यता है उसमें भी क्या है, इसमें हमने पढ़ा था भारतीय सैनिकों की कुर्बानी, भारतीय सैनिकों के समर्पण भाव की कहानी। ठीक इसी ये जो मनुष्यता कविता है उसमें हमने जाना था कि मनुष्य होना ही काफी नहीं है। ये नहीं है कि हमने मनुष्य का जन्म ले लिया अब हम पूर्ण रूप से बिल्कुल सही हैं, हम चाहे कुछ करें या चाहे ना करें हम तो मनुष्य हैं। नहीं, मनुष्यता कविता में बताया गया था कि किस तरह से मनुष्य होने के साथ साथ हमारे अंदर मानवीय मूल्यों का भी निवास होना चाहिए। मानवीय मूल्य हमारे अंदर मन में रहना चाहिए, जिसके अंतर्गत दया, करुणा, परोपकार, सहन शक्ति, दूसरों के प्रति सहायता की भावना, ये सारी जो बातें हैं, ये सारी जो भावनाएं हैं वो आती है मनुष्यता के अंतर्गत। अब इसमें यही है कि कर चले हम फिदा और या फिर मनुष्यता का हमें प्रतिपाद्य लिखना है। तो यहां पर आपको मैं दोनों कविताओं का प्रतिपाद्य बताऊंगी, दोनों कविताओं का सार बताने वाली हूं कि किस तरह से यदि आ गया तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखिएगा और समझिएगा। कर चले हम फिदा गीत प्रसिद्ध शायर कैफी आजमी द्वारा रचित है। इसे उन्होंने चीनी आक्रमण की पृष्ठभूमि में बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा था। फिल्म हकीकत थी जिसके लिए उन्होंने कर चले हम फिदा गीत लिखा था। आपने भली भांति सुना होगा, कई बार सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध देशभक्ति गीत है ये। ठीक है, इस फिल्म में हिमालय क्षेत्र में लड़े गए भारत चीन युद्ध का चित्रांकन किया गया है। इस कविता में देशभक्ति की भावना को प्रतिपादित किया गया है। इस कविता को पढ़कर हमें अपने देश के सैनिकों पर गर्व होता है और होना ही चाहिए, क्योंकि वे अपने जान की परवाह किए बिना हम सबकी रक्षा और सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, दिन रात हर एक मौसम में। इन सैनिकों ने अत्यंत विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए देश की रक्षा हेतु अपना अमर बलिदान दिया है, जो कि कभी भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि वे सदा अमर रहेंगे। मरते दम तक वे देश रक्षा के प्रयासों में लगे रहे और अपनी इस धरोहर को अपने साथियों को सौंपकर चले गए। कहते ना, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता जाता है। तो बहुत से सैनिक आए, बहुत से स्वतंत्रता सेनानी आए जिन्होंने हमारे भारत भूमि को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराया। फिर आज यदि हम बात करें बॉर्डर्स की, चाहे वो चीनी सीमा हो या पाकिस्तानी सीमा हो, वहाँ भी हमारे सिपाही किस तरह से बिल्कुल चारों पहर खड़े रहते हैं, तैनात, अपनी जान की परवाह किए बिना 24 घंटे तत्पर रहते हैं, और ये चला आता है। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए, मरते दम तक वे देश रक्षा के प्रयासों में लगे रहे और अपनी इस धरोहर को अपने साथियों को सौंप कर चले गए कि अब हम जा रहे हैं, तुम अब इसका ध्यान रखना, हमारी मातृभूमि की और हमारे देशवासियों की रक्षा का भार अब तुम्हारे कंधों पर है। तो हर एक सैनिक अपनी इस जिम्मेदारी को, अपनी इस भूमिका को जान देकर भी पूर्ण रूप से समर्पित होकर निभाते हैं। ये हैं हमारे देश के सिपाही, जिनके लिए हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए और उनके परिवार के प्रति आदर और सम्मान की भावना रखनी चाहिए। हम सभी को मिलकर अपनी पवित्र धरती की रक्षा करनी है, ये कहकर वे चले जाते हैं। इस देश की रक्षा में अनेक सैनिकों ने अपना रक्त बहाया है, अनेक सैनिकों ने, कोई गिनती नहीं की जा सकती। कुछ भी हम उनको वापस नहीं दे सकते कि ठीक है ये किया है तो हम ये दे देते हैं। उनकी कुर्बानी के सामने हमारा सब कुछ निम्न ही है, सब कुछ तुच्छ है, सब कुछ छोटा है। हिमालय हमारे देश के मान सम्मान का प्रतीक है, सरताज हिमालय है ना, याद है ना। तो हमें किसी भी हालत में इसके सिर को झुकने नहीं देना है। आपने पंक्ति याद है ना, वो कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। ये देशवासियों ने अपने खून से लिखा है। हर एक देशवासी, मतलब जो अमर शहीद हैं, जो भारतीय सैनिक हैं, उन्होंने देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए स्वयं का बलिदान दिया है। रक्त की अंतिम बूंद तक भारत भूमि की रक्षा के लिए लड़ते रहते हैं और मरते दम तक उनकी आंखों में डर नहीं होता। वे हमेशा अपनी जान भी हंसते हंसते मातृभूमि पर कुर्बान कर देते हैं। धन्य है वे वीर सिपाही जो हम सबकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। ये रहा हमारा कर चले हम फिदा कविता का प्रतिपाद्य। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्या है, मनुष्यता कविता।
मनुष्यता कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिए कि जो सिर्फ कहते हैं ना कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ, सुबह उठता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, पैसे कमाता हूँ, परिवार का भरण पोषण करता हूँ, सो जाता हूँ, फिर सुबह जागता हूँ और वही दिनचर्या मेरी प्रतिदिन चलती है। अब यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने मनुष्यता कविता के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है कि सिर्फ अपनों के लिए जीना क्या जीना है, अपनों के लिए जिए तो क्या जिए, है ना। तो हम अपनों के लिए जी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारा उत्तरदायित्व क्या है कि हमारा जितना सामर्थ्य है, हमारी जितनी शक्ति है, हमारी जितनी चादर है, उतने पांव तो हम पसार ही सकते हैं ना। यदि कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है, यदि कोई असहाय व्यक्ति है जिसकी सहायता हम कर सकते हैं, तो हमें आगे आकर उसकी सहायता करनी चाहिए, ना कि अपने आप को पीछे हटाना चाहिए। मनुष्य होने का तात्पर्य सिर्फ ये नहीं कि हमें मनुष्य योनि में जन्म मिल गया और हम मनुष्य हो गए। जब तक हमारे मन में मनुष्यता जैसी भावना नहीं है, दया, परोपकार, करुणा, सहन शक्ति, ये भावनाएं नहीं है, तो हमें मनुष्य कहलाने का भी कोई अधिकार नहीं है। ये कविता हमें ये सिखाती है। मनुष्यता कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता है, ठीक है, ओके, अपनों के लिए जीना है, अपनों के लिए मर जाना है, मनुष्य मान लेते हैं, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण भी हैं। समझे इस बात को। वे ये तो मानते हैं कि जो अपनों के लिए जीते हैं, अपनों के लिए काम करते हैं, ठीक है, वे मनुष्य हैं, परंतु वे ये नहीं मानने को तैयार नहीं होते कि जो अपनों के लिए जीते हैं तो क्या उनके अंदर मनुष्यता के भाव रहते हैं। क्या पता किस तरह की भावनाओं के साथ वो क्या कर्म करते हैं और किस तरह से अपनों का पालन पोषण करते हैं। पैसा कमाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, वो पैसा हम किस तरह से कमाते हैं, किस राह पर चलकर कमाते हैं, वो महत्वपूर्ण है। समझ में आया। तो यही कहना चाहते हैं। वह तो उन मनुष्यों को ही महान मानते हैं जो अपना और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले दूसरों का हित चिंतन करते हों, दूसरों के बारे में जो सोचें, खुद से, जैसे मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारा गए या चर्च गए, सबसे हे प्रभु, हे मालिक, हे परवरदिगार, मैं और मेरा परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे। ये स्वार्थ है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम सिर्फ उसी में बंधे हुए हैं, मोह बंधन में, ठीक है। लेकिन हम कहें परमात्मा सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, जैसे सबको खुश रखें वैसे ही कुछ हमारे लिए भी, या फिर नहीं कहें, क्योंकि मांगने पर तो इंसान देता है, वो तो बिना मांगे देता है। करते तो रहिए, कर्म पथ पर चलते तो रहिए, कैसे आपको मंजिल नहीं मिलेगी, ठीक है। उनमें परोपकार, प्रेम, एकता, दया, करुणा और त्याग जैसे गुण हो, ठीक है, जिसके कारण युगों युगों तक लोग उन्हें याद कर सकें, ठीक है। ये नहीं कि आज हम हैं, हमें याद किया जा रहा है, कल हम नहीं होंगे, सब भूल जाएंगे, परिवार वाले कुछ महीने 2 महीने बाद भूल जाएंगे और दुनिया तो यूं ही जाते ही भूल जाएगी। तो कुछ ऐसे कर्म तो कर लें, जीते जी कोई ऐसा काम तो कर लें जिससे हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद करें, लोग हमारे कार्यों को याद करें और याद करके प्रसन्नचित हों और गर्व महसूस करें। क्योंकि ऐसे तो दुनिया कई आते हैं, कई चले जाते हैं, लेकिन याद सबको नहीं रखा जाता है। आज हम यदि नाम लें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, स्वामी विवेकानंद का, और भी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका, तो क्यों लिया जाता है। और बाकी के मनुष्य, क्या उस युग में सिर्फ स्वामी विवेकानंद ही थे, या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के समय सिर्फ वही थे दुनिया में और कोई नहीं था? थे, लेकिन आए और गए, ठीक है। तो जो कुछ प्रसिद्धि या जो कुछ अपने कर्मों के माध्यम से हम कार्य करते हैं, कहते हैं ना कि हमारी अनुपस्थिति में हमारे कर्म, हमारा आचरण, हमारा चरित्र ही हमारी उपस्थिति दर्शाता है, हमारा परिचय देता है कि आप कैसे हैं या हम कैसे हैं, ठीक है। ऐसे लोगों की मृत्यु को ही सुमृत्यु कहा गया है। कैसे लोगों की मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? जो ना केवल अपने लिए जीते हैं, बल्कि दुनिया में जो भी व्याप्त है या दुख है, दर्द है, और यदि हम इतने काबिल हैं, यदि हम में इतना सामर्थ्य है, तो हम उनकी सहायता करें, अपने अंदर दया, परोपकार, ममता, करुणा जैसे भावों को बसा कर रखें, भूखे को कभी भोजन ही खिला दें। ये दुनिया भर के जो दिखावटी रहते हैं, ये पार्टी मनाई गई, वो जन्मदिवस मनाया गया, यहाँ वहाँ होटल में खर्च किए गए, क्या मिला? आपने उनको ही खिलाया जिनके पास ऑलरेडी था।
अरे खिलाना है तो उनको खिलाइए ना, जिनको 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल होता है। यदि आप उनको खिलाएंगे, मैं अपने आप को भी इंक्लूड करती हूं, यदि हम उनको खिलाएंगे तो वो बहुत बड़ा कार्य होगा। ठीक है, ऐसे लोगों की मृत्यु को ही कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने सुमृत्यु कहा है, और सु हमेशा सकारात्मक का पर्याय होता है। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय पढ़े है ना बेटा हमने, कु किसका, नकारात्मकता का। जैसे पुत्र के आगे या पहले कु लगा दो तो कुपुत्र हो जाता है, और सु लगा दो तो सुपुत्र हो जाता है। तो यहां पर मृत्यु को भी उन्होंने सुमृत्यु कहा है, जो बहुत अच्छे कर्म करके इस जीवन से जाते हैं। रतिदेव, दधीची, उशीनर, कर्ण आदि ऐसे ही महान व्यक्ति थे। हमें कभी भी वैभव और धन में अंधा नहीं होना चाहिए। यदि हम अंधे हो गए, अर्थात हमारे अंदर अहंकार आ गया, और जहां अहंकार होता है वहां परमात्मा हमारे पास नहीं रहता है। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता है और मरता है, और एक मत होकर आगे बढ़ता है, किसी के प्रति कोई पक्षपात की भावना नहीं रखता है। देखिए यहाँ पर नाम आए हैं ना, दधीची ऋषि का नाम आपने सुना है, उशीनर, कर्ण, ये नाम आपने सुने हैं। ऋषि दधीची सुना है ना, उनकी अस्थियों से वज्र, जो देवताओं के राजा इंद्र के पास जो औजार है ना, हथियार है, वो वज्र है। वो किसकी अस्थियों से बना था? ऋषि दधीची की। क्योंकि जब राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण किया था, उस समय हाहाकार मच गई थी, स्वर्गलोक में प्रलय होने वाला था। सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय था कि ऋषि दधीची अपने आप को समाप्त करके और अपनी अस्थियों से उसका वज्र का निर्माण करें। तो ऋषि ने सबकी भलाई के लिए, ऋषि दधीची ने अपने आप को समाप्त किया और अपनी हड्डियों अर्थात अपनी अस्थियों से बनाया वज्र, जो है अभी महाराज जो है देवताओं के राजा इंद्र के पास। कर्ण की कहानी आपने सुनी होगी महाभारत में, किस तरह से उन्होंने अपने कवच को ही दान दे दिया था। ऐसे और भी कई संत महात्मा हैं जिन्होंने दुनिया की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरह से आपको यदि आता है कि कर चले हम फिदा कविता का प्रतिपाद्य या सार, प्रतिपाद्य शब्द सुनकर घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं है। प्रतिपाद्य और सार या समरी एक ही बात है। ठीक है, तो कर चले हम फिदा में हम लिखेंगे देश के वीर जवानों की कुर्बानियों को, साथ ही साथ लिखेंगे उनके कर्मों को कि वे कभी भी घबराते नहीं है, कभी भी अपने आप को पीछे नहीं हटाते हैं। ठीक उसी तरह से मनुष्यता कविता में हम लिखेंगे कि मनुष्य योनि में जन्म लेकर ही कोई मनुष्य नहीं बन जाता, या फिर जो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, आते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, उनको मनुष्य तो कहा जा सकता है, परंतु वे उस श्रेणी में शामिल नहीं हो सकते जिनकी मृत्यु को सुमृत्यु कहा जाए। कैसे मनुष्यों की मृत्यु को सुमृत्यु कहेंगे? जो अपने साथ साथ दूसरों की भलाई या परोपकार का कार्य भी करते चलें। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आया है, इफ्फन और टोपी शुक्ला की मित्रता भारतीय समाज के लिए किस प्रकार प्रेरक है, कैसे इंस्पायर्ड करती है? जीवन मूल्यों की दृष्टि से लगभग 150 शब्दों में उत्तर लिखना है, और हमारे जो भी आंसर आएंगे वो 60 से 70 शब्दों में ही आएंगे। इससे ज्यादा हमारे टर्म 2 में कोई उत्तर नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ये थे पहले 5-5 नंबर के प्रश्न। अब 5 नंबर के प्रश्न नहीं है, या तो 2 नंबर का है या 4 नंबर का है। क्लियर है बेटा? तो यहां पर जब 4 नंबर का प्रश्न आएगा तो आप 60 से 70 शब्दों में लिखेंगे, और 2 नंबर का आएगा तो 25 से 30, मतलब 4 से 5 लाइन, और 4 नंबर के में 5 से 8 लाइन, ऐसे लिखना है हमें। ठीक है, दूसरा क्या है, हरिहर काका कहानी के आधार पर बताइए कि एक महंत से समाज की क्या अपेक्षा होती है। महंत किसे कहते हैं, समाज की क्या उम्मीदें रहती हैं उससे। उक्त कहानी में महंतों की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर लगभग वही यहां लिखा है ये, परंतु हमें करना है इसमें पूरा उत्तर। ये ध्यान रखिएगा कि जो भी निर्देश आपको दिए जाएंगे, जैसे अभी आप सैंपल पेपर्स फिर से देखिएगा। ठीक है, सैंपल पेपर्स भी हमने रिलीज किए हैं, अपलोड किए हैं आपके यूट्यूब चैनल पर, हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर, तो उनको आप जरूर देखिएगा। सैंपल पेपर्स में आपको हूबहू जो आपका पेपर आने वाला है टर्म 2 में, बिल्कुल उसी फॉर्मेट के साथ सैंपल पेपर्स भी दिए हैं आपके लिए। अब यहां पर हम कर रहे हैं 2018 में जो प्रश्न आए थे 10वीं कक्षा में, उन प्रश्नों की चर्चा। तो 2018 में परीक्षा का फॉर्मेट अलग था,
ठीक है, समझ में आया। इसलिए यहां पर 150 शब्द लिखे हैं, वो फॉर्मेट कुछ अलग था, लेकिन प्रश्न तो वही है, पाठ भी वही है। इसलिए हम इन प्रश्नों की चर्चा जरूर करेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना आप अच्छे से समझ लीजिए, ताकि 150 शब्दों का उत्तर जब आप यहां देखेंगे, तो जब परीक्षा हॉल में जब आप जाएंगे और आपके सामने यदि यही प्रश्न आ गए, तो आप बिल्कुल, मैं भरोसा करती हूं आप पर कि आप 60 से 70 शब्दों में बहुत अच्छे से उत्तर लिख के आएंगे और आपको 4 में से 4 नंबर जरूर मिलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम इनके उत्तरों की तरफ। देखिए, टोपी और इफ़न, टोपी शुक्ला और इफ़न की दोस्ती तो याद है आपको कि टोपी शुक्ला बिल्कुल शुद्ध ब्राह्मण परिवार का एक बच्चा था, वहीं इफ़न इस्लामिक परिवार या मुस्लिम परिवार का लड़का था। दोनों ही एक ही कक्षा में पढ़ते थे, दोनों की मित्रता बहुत गाढ़ी थी, बहुत गहरी थी, एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। टोपी शुक्ला को इफ़न की दादी का व्यक्तित्व बहुत प्रेरित करता था, क्योंकि जो इफ़न की दादी थीं वो उसको कहानियाँ सुनाती थीं, अच्छे से उससे बर्ताव करती थीं, तो उनके घर वो टोपी शुक्ला इफ़न के घर आता जाता रहता था। उनके बीच में कोई धार्मिक बंधन जो है ना, वो बीच में नहीं आते थे कि आप हिंदू हो या मैं मुस्लिम हूँ, या मैं मुस्लिम हूँ तुम हिंदू हो, इस तरह की कोई भावना उन मित्रों के बीच में नहीं थी। ये पाठ हमें बताता है कि किस तरह से धार्मिक एकता या आपसी भाईचारे या सौहार्द की भावना के साथ हम जीवन बिता सकते हैं। ये जो भेदभाव है, आपसी मनमुटाव है, ये सब बातें हैं, क्योंकि सबसे ऊंचा जो धर्म है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, कौन सा धर्म है? मानवता का धर्म। जहां पर मानवता सबसे ऊपर होती है, वहां पर इन धर्म के आड़े आकर कोई भी इस तरह के मनभेद या मतभेद उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, टोपी और इफ़न की कहानी राही मासूम रजा के उपन्यास टोपी शुक्ला का ही अंश है। बिल्कुल, अंश मतलब समझते हैं ना, एक भाग है। लेखक ने इस कहानी का आधार 2 बच्चों को बनाया है। एक हिंदू परिवार से संबंध रखने वाला है, कौन? टोपी। दूसरा इफ़न, जो मुस्लिम परिवार से संबंध रखता है। दोनों में गहरी मित्रता है, दोनों एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं। टोपी इफ़न के घर भी जाता है। टोपी को इफ़न की दादी से तो बेहद लगाव है, जबकि उसे अपनी दादी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो बात बात पर टोकती हैं। जिस स्नेह और अपनेपन को वह अपने घर में ढूंढता था, वह उसे इफ़न के घर उसकी दादी से मिलता था। इसलिए टोपी शुक्ला हमेशा इफ़न के घर आया जाया करता था और दादी के पास घंटों बैठकर बातें किया करता था, और वो जो कहानियां सुनाती थी उनको भी सुनता था। जब इफ़न की दादी का देहांत हुआ तो वह बहुत उदास हो गया। कौन? टोपी। उसने कहा, तेरी दादी की जगह मेरी दादी क्यों नहीं मर गई? ये तक उसने कह दिया। बच्चे तो बच्चे होते हैं, और बच्चे तो प्रेम के भूखे रहते हैं, है ना, स्नेह और दुलार लाड़ के भूखे रहते हैं। तो वहां जो इफ़न की दादी थी, उससे उसे बहुत स्नेह मिलता था। उस दिन दोनों खूब रोए। टोपी और इफ़न की मित्रता ऐसी थी कि दोनों को एक दूसरे के बगैर चैन ही नहीं मिलता था। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते थे। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि मित्रता की भावना को मजहब और जाति की दीवारों में कैद नहीं किया जा सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई बंधन लगाए, या जाति हो या धर्म हो, लेकिन जो मित्रता की भावना है, जो मित्रता की एक असीम शक्ति है, उसको इन दीवारों में कैद नहीं किया जा सकता। आज समाज में टोपी और इफ़न जैसी मित्रता की बहुत अधिक आवश्यकता है, बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि आजकल धार्मिक भेदभाव के कारण ही व्यक्ति के मन में मनमुटाव हो जाते हैं, और इसी से आपसी टकराहट होती है, और बहुत सारे ऐसे कार्य हो जाते हैं जो दोनों पक्षों को हानि पहुंचाते हैं। बच्चों में उत्पन्न प्रेम और अपनेपन का आधार मजहब या संपन्न परिवार के लोग नहीं होते। बच्चे ये देखकर मित्रता नहीं करते कि तुम्हारे पास बहुत सारे धन दौलत है, या तुम हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, सिख हो या ईसाई। उनके मन में तो बस प्रेम की भावना ही सर्वोपरि होती है। यह भी सच है कि मनुष्य पहले मनुष्य है, वह हिंदू या मुसलमान तो बाद में है ना। इसलिए मनुष्यता या मानवता ही सबसे बड़ा धर्म होता है। टोपी और इफ़न की मित्रता से हमें प्रेरणा मिलती है
कि ऐसी सच्ची मित्रता सांप्रदायिक भावना, तनाव और झगड़ों को समाप्त करने में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। ऐसी मित्रता समाज में मौजूद मजहब की दीवारों को भी तोड़ सकती है, बस बशर्ते कि आपसी मेल, आपसी प्रेम, आपसी स्नेह की भावना जागृत हो, जहां पर कोई जाति पाति या ऊंच नीच का भेद या जो दीवार हैं वो बीच में ना आए। इस तरह से आप टोपी शुक्ला और इफ़न की मित्रता के बारे में लिख सकते हैं। उनके परिवार का, उनके धर्म का, उनके परिवार के सदस्यों का जिक्र यहाँ पर अवश्य करना है, ताकि ये क्लियर हो कि हाँ, आपने पाठ पढ़ा है, आपको पाठ समझ में आया है और आप उत्तर लिखने के लिए बहुत ही अच्छे से तैयारी करके आए हैं। ठीक है, चलते हैं। दूसरा प्रश्न था हरिहर काका से रिलेटेड कि हरिहर काका जो थे उसमें महंतों की क्या भूमिका थी, महंतों से समाज में क्या अपेक्षा की जाती है, आखिर महंत होते क्या हैं। आइए देखते हैं। महंतों से कोई भी समाज यह अपेक्षा, देखिए बेटा यहां पर जो अपेक्षा शब्द है, अपेक्षा के अर्थ पता है ना आपको। एक अपेक्षा का अर्थ होता है उम्मीद, आशा, और दूसरा कहते ना इसकी अपेक्षा ये ज्यादा अच्छा है। तो एक तुलना में भी अपेक्षा शब्द का प्रयोग होता है, और दूसरा उम्मीद या आशा, हमें आपसे अपेक्षा है कि आप बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे, तो ये हम आपसे आशा लगा रहे हैं। तो यहाँ जो अपेक्षा है वो आशा से ही है, उम्मीद से ही है। ठीक है, महंतों से कोई भी समाज यह अपेक्षा रखता है कि ये ईश्वर के दिखाए मार्ग से लोगों को अवगत कराए। महंत में साधु संत महंत, ठीक है, धर्म और अधर्म की वास्तविक परिभाषा को लोगों के समक्ष लाएं, दुखियों और बेसहारों को मंदिर, आश्रम इत्यादि में स्थान देकर उनमें भगवान के प्रति आस्था एवं विश्वास जगाएं। ये समाज अपेक्षा करता है किनसे? महंतों से, संतों से। ठीक है, हरिहर काका पाठ में महंत को धूर्त, मक्कार, चालाक, स्वार्थी एवं हिंसक प्रवृत्ति वाला बताया गया है। अब देखिए यहां पर क्या कराएं? धर्म अधर्म की वास्तविक परिभाषा, ईश्वर के दिखाए गए मार्ग से अवगत कराएं, दुखियों और बेसहारों को मंदिर, आश्रम इत्यादि में स्थान देकर उन्हें भगवान के प्रति आस्था उत्पन्न कराएं। ये महंतों से उम्मीद की जाती है। परंतु हरिहर काका में जो महंत हैं वो तो इनके बिल्कुल विपरीत हैं। कैसे हैं? धूर्त, मतलब एकदम उल्टे, जिनमें कोई अपना खुद का अच्छा आचरण नहीं। ठीक है, मक्कार, भ्रष्टाचार, चालाक, स्वार्थी, हिंसक, सब कुछ जितने के जितने अवगुण हैं वो हरिहर काका में महंतों को बताए गए हैं। ठीक है, तो यहां पर जो महंत हैं वो हिंसक प्रवृत्ति वाला बताया गया है। वह हरिहर काका को अपने जाल में फंसाने को हर संभव उपाय करता है। पहले समझाता बुझाता तथा अच्छे खाने का जाल फेंकता है और फिर हरिहर काका को पिटवाने तक से बाज नहीं आता। ये महंत के कार्य हैं। सोचिए, वह एक प्रकार से महंत ना होकर एक गुंडा है जो धर्म गुरु का चोगा पहनकर अनैतिक कार्यों में लिप्त रहता है। वह कहीं से भी धार्मिक प्रतीत नहीं होता। ठीक है, ठाकुर बाड़ी में साधु संतों का रहन सहन, ठाट बाट इस बात का प्रतीक था। ठाकुरबाड़ी के साधु संत काम धाम करने में कोई रुचि नहीं लेते थे, बस उनको खाने को मिल जाए, ऐशो आराम करने को मिल जाए। वह ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों समय हलवा पूरी खाते थे और आराम से पड़े रहते थे। वे सिर्फ बातें बनाना जानते थे। गांव के लोगों में ठाकुरबाड़ी के प्रति अंधभक्ति थी। वे लोग ठाकुरबाड़ी में प्रवचन सुनकर और ठाकुर जी के दर्शन कर अपना जीवन सार्थक मानते थे। ठाकुर प्रभु, ठीक है, जो महंतों की एक एरिया रहता है कि यहाँ पर मंदिर है, मठ है, यहाँ पर साधु संत विराजित रहते हैं, तो लोगों में बड़ी आस्था थी कि ये पवित्र स्थान है, यहाँ सब कुछ अच्छा होगा। परंतु वहाँ के जो महंतों की स्थिति थी वो आपने देख ही लिया है। तो अब ये यदि प्रश्न आता है तो आप इस तरह से लिखिएगा। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बस समझ में आया ना कि यदि हरिहर काका से रिलेटेड आता है तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा। प्रश्नों के उत्तर सटीक भाषा में लिखना है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर फिर आपको बताना चाहूंगी कि हिंदी के जो रूप होते हैं, भाषा के रूप मुख्य रूप से दो होते हैं। एक होती है मौखिक भाषा, दूसरी होती है लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा मीन्स बोलचाल की भाषा, और बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं
उनको लिखित भाषा में लिखने से बचते हैं। जैसे कुछ भी कह दिया, हाँ हाँ जाओ ना, या चले जाओ, मैं आ रहा हूँ। अब ये मैं आ रहा हूँ या मैं आ रही, ऐसे कोई शब्द नहीं है। जब हम लिखेंगे, आप जाइए मैं आता हूँ, या आप जाइए मैं अभी आता हूँ। लिखित भाषा को उत्कृष्ट भाषा माना गया है। और यहाँ पर जो परीक्षा है, परीक्षा जब होती है तो उसमें हमारी लिखित भाषा को ही देखा जाता है। आपके जितने अच्छे शब्द, जितने अच्छे वाक्य होंगे, जितने प्रभावी ढंग से आप अपने उत्तर को, पत्र को, अनुच्छेद को या विज्ञापन में अपनी भाषा को लिख कर आएंगे, उतने ही अच्छे आपको अंक प्राप्त होंगे। तो ध्यान रखिएगा कि अपने शब्दों में निखार लाना है, अपने शब्दों को उत्कृष्ट लाना है, उत्कृष्ट बनाना है, ताकि उत्तरों का निर्माण बहुत अच्छे से कर सके। हम सबकी शुभकामनाएं तो आपके साथ है ही। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो लिखा है, निम्नलिखित में से विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। अब देखिए, यहां आया है निबंध, ठीक है, लेकिन अब हमारा क्या है, टर्म 2 परीक्षा में क्या आने वाला है, अनुच्छेद। समझ में आया बच्चे कि अनुच्छेद आएगा। पहले जो निबंध होते थे वो 10 नंबर के होते थे, अब जो अनुच्छेद आ रहे हैं वो 5 नंबर के आ रहे हैं। समझ में आया? तो अभी जो अनुच्छेद हैं वो आपको 120 से 150 शब्दों में लिखना है 5 नंबर में। मतलब कि आपको आपकी जो परीक्षा की शीट रहेगी, आंसर शीट की बात कर रही हूं मैं, उसमें आप 1 से 2 पेज, बस 2 पेज तक आप समापन कर देंगे। वो भी किस तरह से, जो भी आपको संकेत बिंदु दिए जाएंगे उनके आधार पर आपको लिखना है। कुछ भी मन से ना जोड़ना है ना घटाना है। जितना कहते हैं ना, पहले तौलो फिर बोलो, वही लिखित भाषा में भी है कि जो आपसे पूछा गया है उसका अच्छे से उत्तर आपको देना है, तो आपको नंबर जरूर मिलेंगे और बहुत अच्छे मिलेंगे। पहला है भारतीय किसान के कष्ट। अनुच्छेद का टॉपिक आ सकता है कि भारतीय किसान, जो कि हर एक व्यक्ति के जीवन का आधार है या नहीं? ऑफ कोर्स हैं, क्योंकि किसान, किसानी, अन्न, फसल, उपज और भूख, ये सब एक है। किसान फसल बोते हैं, अन्न उपजाते हैं, फिर हम सब तक वो अन्न पहुंचता है और हम अपने पेट भरने का कार्य करते हैं और जीवन को जीते हैं। अब यदि उन्हीं किसानों में कष्ट व्याप्त हो तो क्या हम सब सुखी से रह पाएंगे? तो हम सबके क्या दायित्व होने चाहिए, क्या सरकार के कर्तव्य होने चाहिए जिससे किसानों को कष्ट ना सहना पड़े? अब देखेंगे हम कि कौन कौन से संकेत बिंदु हैं जिनका फॉलो करते जाना है हमें। अन्नदाता की कठिनाइयां। अन्नदाता किसे कहा है बेटा? किसानों को। कठोर दिनचर्या, बिल्कुल उनकी दिनचर्या ये नहीं कि जाकर गए और आराम से एसी रूम में बैठे हैं। वो जाएंगे, पैदल भी जा सकते हैं, फिर धूप में, कड़ी धूप में अपना खून पसीना बहाते हैं, तब जाकर कहीं उनके खेतों में फसल लहलहाती है। और उस लहलहाती फसल को देखकर उन्हें जो चरम या परम शांति मिलती है, उसका तो अनुमान हम लगा ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये यदि उनकी जो कठोर दिनचर्या का वे पालन नहीं करेंगे तो अच्छे से उपज नहीं होगी। फिर क्या है? सुधार के उपाय। अब उनकी जो परेशानियां हैं या कठिनाइयां हैं, उनको कैसे सुधारा जाए, क्या उपाय हो सकते हैं, वो इसमें हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद आएंगे हमारे में और 5 नंबर का आएगा, जिसको आपको लिखना होगा 150 शब्दों में। मतलब आपकी आंसर शीट के 2 पेजेस काफी रहेंगे। चलिए शुरू करें। देखिए बेटा, ध्यान से सुनिएगा कि ये कोई नया टॉपिक नहीं है। कोई भी टॉपिक, कोई भी विषय आएगा ना आपके अनुच्छेद लेखन में, तो वो ऐसा कोई सा टॉपिक नहीं होगा जो आप कहें कि हो ये क्या लिखा है, क्योंकि आप 10th क्लास में आ गए हैं और हम थोड़ा थोड़ा तो पिछली क्लासेस में पढ़कर आते ही हैं कि ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही विषय आएंगे। और एक और बात अच्छी है परीक्षा में, क्या कि सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक तो आएगा नहीं कि अब आपको आए या ना आए, लिखना वही है। 3 टॉपिक्स आएंगे जिसमें से आपको एक करना है, तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं। भारतीय किसान श्रम का उपासक है। श्रम, परिश्रम, मेहनत। ठीक है, श्रम ही उसका जीवन और श्रम ही उसका मनोरंजन होता है। वो हंसते हंसते बिल्कुल बहुत अच्छे से अपना कठोर परिश्रम करते जाते हैं और उन्हें वही बहुत अच्छा लगता है।
सुबह से शाम तक वह कठोर परिश्रम करता रहता है, फिर भी उसके चेहरे पर थकान नहीं दिखाई देती। कहते हैं ना कि जिस काम में हमारी रुचि हो, जिस काम से हमें स्नेह हो, प्यार हो, ममता हो, दुलार हो, वो हम दिन रात भी करते रहेंगे तो थकेंगे नहीं। इसलिए अभी आप विद्यार्थी जीवन काल में अपनी स्टडी से, अपनी पढ़ाई से, अपने अध्ययन से इतना प्रेम कीजिए कि जब जब भी आपको पढ़ने के लिए कहा जाए या आप स्वयं भी पढ़िए, क्योंकि अब आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, समझदार हो गए हैं, बड़े हो गए हैं ना, तो आप अपना अच्छे से ध्यान रख सकते हैं और समझ सकते हैं कि मैं ये करूंगा तो मेरा परिणाम क्या होगा, मैं इतनी मेहनत करूंगा तो मेरा परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर कि दिन रात मेहनत करने के बाद भी उनके चेहरे पर थकान नजर नहीं आती। आलस्य को वह अपने पास भटकने तक नहीं देते। आंधी तूफान, वर्षा की झड़ी, मेघों की गर्जना, बिजली की कड़क, प्रचंड लू और शीत के प्रकंपन के बावजूद वह अपने काम में लगा रहता है। अब सुनिए मेरी बात, यदि भारतीय किसान से रिलेटेड आपके पास अनुच्छेद आता है तो इन शब्दों को ध्यान में रख लीजिए। ये ऐसे शब्द हैं जो आपको 5 में से 5 नंबर दिलाकर ही रहेंगे। ये किसानों की मेहनत और उनके परिश्रम का परिचय देते हैं ये शब्द। कैसे? फिर से मैं पढ़ती हूं ताकि आपके मस्तिष्क में और अच्छे से बैठ जाए कि आलस्य को तो वे अपने पास भटकने तक नहीं देते। कौन? किसान। आंधी तूफान हो, वर्षा की झड़ी हो, मेघों की गर्जना हो या बिजली की कड़क हो, प्रचंड लू, एकदम लू, मार्च अप्रैल मई में जब लू चलती हैं और हम जहाँ सब घरों में रहते हैं या अच्छे से ठंडे ठंडे वातावरण में बैठे रहते हैं, उस समय भी वो खेतों में अपने कार्य में जुटे रहते हैं, या तो अपने मवेशियों को चराने जाते हैं या अपने खेत की देखरेख के लिए जाते हैं। शीत के प्रकंपन, सर्दी में कैसे ठिठुर जाते हैं, दांत किटकिटा जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी खेती को देखना है, अपनी फसलों को देखना है। रात में वहीं बसेरा भी करते हैं ताकि कोई जानवर या जो गाय बैल या जो भी, मान लीजिए कभी कभी जंगलों के पास भी खेत रहते हैं, वहाँ से जो जंगली सुअर हैं और भी बहुत सारे जानवर उनके खेतों में घुसकर उनकी फसल को नुकसान ना पहुँचा दें, तो उस कड़कड़ाती ठंड में भी वो वहां पर बसेरा करते हैं। सोचिए आप, इतना कठिन परिश्रम करते हैं तब जाकर कहीं हम सबको अन्न प्राप्त होता है, और वह मतलब प्रकंपन के बावजूद भी अपने काम में लगा रहता है। रात दिन परिश्रम करके भी वह अपने फटे हाल में मस्त रहता है। उसे कोई शिकायत नहीं रहती कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं। भाई, मेरे पास जो है वो बेस्ट है। झोपड़ियों में रहकर भी वह महलों के स्वप्न नहीं देखते, क्योंकि उन्हें पता है कि जो मेरी मेहनत से मैंने कमाया है वही मेरे लिए महलों के समान है। आत्मनिर्भरता की वह जीवंत मूर्ति होता है। हमारा अन्नदाता इतनी कठोर परिस्थितियों में जीवन यापन करता है, ठीक है, तो हमारे मन में उनके प्रति क्या होना चाहिए? आदर सम्मान की भावना। उसके कच्चे घर के चारों ओर लहलहाते खेत ही उसके लिए बगीचा है। कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत का किसान भारत की रीढ़ है। रीढ़ समझते हैं ना, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन कॉर्ड, ठीक है, कि रीढ़ की हड्डी मीन्स उसका वजूद। उसके संकटमय और अभावग्रस्त जीवन को खुशहाल बनाने के लिए उनको सरल ब्याज पर ऋण सुविधाएं मिल जाएं सरकार की ओर से। उनकी फसलों के लिए उचित कीमत और कृषि शिक्षा संबंधी प्रयास अवश्य करने चाहिए कि जो भी कृषि में क्या क्या आवश्यक सामग्री हैं, किस तरह से अपनी फसल को या अपनी उपज को बढ़ाया जाए, तो कृषि शिक्षा संबंधी प्रयास भी हो जाने चाहिए। सूखे या अकाल की दशा में उसे सरकार द्वारा मदद भी दी जानी चाहिए। सरकार को चाहिए कि उस अन्नदाता के लिए हमेशा तत्पर रहे जो सबके पेटों को भरते हैं, जो अपने आप को किसी भी मौसम में पीछे नहीं करते हैं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, कोई सा भी मौसम हो, हमेशा वो अपने कार्य को करते हैं और उस कार्य को करके बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। ठीक है बेटा, भारतीय किसान। अब है एक और टॉपिक, स्वच्छता आंदोलन। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, क्यों बदलाव और हमारा उत्तरदायित्व। क्या है हमारा उत्तरदायित्व स्वच्छता के प्रति? कहाँ से शुरू करें हम स्वच्छता, कैसे शुरू करें हम स्वच्छता? क्योंकि लोग स्वच्छ रहना ही नहीं चाहते। हम यदि करेंगे भी तो फिर से वहां पर कचरा फैला कर चले जाएंगे। मैं अकेला क्या करूं, कैसे करूं पूरे भारत को स्वच्छ?
यदि हर एक व्यक्ति यही सोचेगा तो फिर स्वच्छता कौन करेगा, कैसे करेगा, कैसे हमारा भारत स्वच्छ होगा? हर एक बच्चे को, युवा को, बड़ों को, बुजुर्गों को, सबको मिलकर स्वच्छता को आसपास अपनाना होगा और लाना होगा। कैसे? स्वयं से शुरुआत करें। अपनी दिनचर्या को बिल्कुल बहुत अच्छे से शुरुआत करें, अपने आप को स्वच्छ रखें, नहा धोकर स्नान ध्यान करें, ठीक है? फिर अपने कार्य के प्रति निकलें। और यदि हम देखते हैं कि कहीं कुछ ऐसा पड़ा है, या हम सीढ़ियों से घर से नीचे ही जा रहे हैं, या अभी हम घर में ही हैं, हमने देखी कि शू रैक जो है उसमें शूज यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं, अरे ये जरूरी तो नहीं कि जो घर की गृहिणी है वही घर की साफ सफाई का ध्यान रखें। जिसको मौका मिले वो सब उसमें हाथ बटाएं। समझ में आया? तो यहां पर आती है बात हमसे, खुद एक व्यक्ति से। यदि इंडिविजुअल चाहे, हर एक इंडिविजुअल की बात कर रही हूं, हर एक व्यक्ति यदि चाहे तो हम अपने देश को बिल्कुल स्वच्छ बना सकते हैं, बशर्ते कि हमने वो ठान लिया हो। अब यदि इसी तरह का कुछ आ जाता है आपके लिए तो आप कैसे लिखेंगे? आप चाहे तो किसी पंक्ति से शुरुआत कर सकते हैं, कोई भी अनुच्छेद आप बिल्कुल पंक्तियों से शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आपका भारतीय सैनिक से आ जाए या किसानों से आ जाए, जैसे स्वच्छता से आ जाए तो स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा ये कर लिया हमने। कुछ आप छोटे छोटे यदि समय मिले तो चित्र बना दीजिए, डस्टबिन बना दीजिए, झाड़ू वाड़ू बना दीजिए, तो और वो आकर्षक लगेगा, लेकिन कब? समय को देखते हुए, ठीक है? स्वच्छ भारत अभियान को स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छता अभियान भी कहा जाता है। बिल्कुल, बहुत सही। शुरुआत हम ऐसे कर सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान को स्वच्छ भारत मिशन या फिर स्वच्छता अभियान भी कहा जाता है। स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्रीय अभियान 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान के आरंभ की घोषणा की। साफ सफाई को लेकर दुनिया भर में भारत की छवि बदलने के उद्देश्य से इस अभियान को एक जन आंदोलन बनाकर देशवासियों को इससे जोड़ा गया। जन जन का आंदोलन, हर एक जन, जन मीन्स इंडिविजुअल, ठीक है? साफ सफाई केवल साफ सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं है, हमें अपना यह नजरिया बदलना होगा। अभी मैंने बताया ना बेटा कि घर की गृहिणी का काम ही नहीं है कि घर की हर एक कोने में जाकर वो सफाई करे, कौन ने कहाँ शूज किए, या सोफे का कवर कैसा है, या किचन या रसोई घर, या ये सारा वॉशरूम्स वगैरह। तो ये जितने भी सदस्य घर में रहते हैं उन सबकी जिम्मेदारी है कि हर एक व्यक्ति को जब समझ में आए तब वो अपने कार्य को कर दे। या दिख रहा है कि ये सामान यहाँ नहीं व्यवस्थित तरीके से रखना है तो रख दीजिए ना। किसी से कहने से अपेक्षा है, अपने मुंह को कष्ट ना देने से अच्छा है कि अपने हाथ पैरों को थोड़ा हिलाया डुलाया जाए, काम भी होगा, कसरत भी होगी। ये है पॉजिटिविटी, ठीक है? साफ सफाई को लेकर दुनिया भर में भारत की छवि बदलने के उद्देश्य से इस अभियान को एक जन आंदोलन बनाकर देशवासियों को इससे जोड़ा गया। साफ सफाई केवल सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं है, हमें अपना यह नजरिया बदलना होगा। इस अभियान के प्रति जन साधारण को जागरूक करने के लिए सरकार समाचार पत्रों, विज्ञापनों आदि के अतिरिक्त सोशल मीडिया का भी उपयोग कर रही है। आजकल बड़े बड़े शहरों में नगर निगमों ने घर घर से कूड़ा उठवाने की व्यवस्था कर दी है। पहले तो ये था ना, अब जहां जगह मिलेगी कूड़ा करकट फेंक देंगे, लेकिन अब नगर निगम द्वारा बिल्कुल घर के दरवाजे के आगे गाड़ी आती है। अब उसमें भी हम कचरा डालने से आलस खाएं तो फिर हम क्या कर पाएंगे। और एक और बात, मम्मी कचरे वाला आ गया, कचरे वाला नहीं, वो तो सफाई वाला है, कचरे वाले तो हम हैं, ठीक है? अब क्या है, पहले घर के सामने ही घर का कूड़ा करकट फेंक दिया जाता था। गांव में तो आज भी गली खरंचों पर पशु बांधकर गंदगी फैलाई जाती है, जगह जगह पर जल भराव है, गड्ढे कीचड़ की गंदगी से जीवन दूभर हो जाता है। अब नागरिक जाग चुका है या जाग उठा है तथा इन सभी कारणों पर ध्यान देने लगा है। गंदगी से अनेक बीमारियां फैलती हैं जो हमारे परिवार के बच्चों को हानियां पहुंचाती हैं। आज देश का हर नागरिक जागरूक है तथा हमारी सरकार भी इस ओर पूरा ध्यान दे रही है। अब सरकार अकेली तो हर एक कोने में नहीं घूम सकती, लेकिन हाँ, हम जहां रहते हैं वहां उस एरिया को तो साफ रख ही सकते हैं। और हर व्यक्ति जब अपने आसपास को स्वच्छता से बांधे रखेगा तो सारा जहां स्वच्छ हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं
तीसरे टॉपिक की ओर। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। क्या अर्थ है इस उक्ति का? मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। निश्चय कर अपनी जीत। निराशा अभिशाप है। दृष्टिकोण परिवर्तन और सकारात्मक सोच, जो मैं हमेशा कहती हूं आपसे कि हमेशा अपने मन में सकारात्मक विचारों को लाइए। जब हम सकारात्मक विचारों को अपने अंदर बसा लेते हैं ना, तो नकारात्मक तो दूर से भाग जाते हैं टाटा बाय बाय करके। क्यों? क्योंकि नकारात्मक और सकारात्मक तो एक दूसरे के शत्रु हैं, निकट नहीं रह पाएंगे। जैसे दिन रात, सुख दुख, आना जाना, ये क्या एक साथ हो सकता है? नो। तो फिर सकारात्मक और नकारात्मक एक साथ कैसे रह सकते हैं? तो अपने अंदर रखिए सकारात्मक विचार, ताकि नकारात्मकों को जगह ही ना मिले। ठीक है, चलिए चलते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो भी परिस्थितियां मिले, कांटे चुभे कलियां खिले, हारे नहीं इंसान है देश जीवन का यही। ठीक है, संदेश। जो भी परिस्थितियां मिले, कांटे चुभे कलियां खिले, हारे नहीं इंसान है संदेश जीवन का यही। ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। ये पंक्तियां बड़ी ही, देखिए आप कितनी अच्छी लिखी कि जो भी परिस्थितियां मिले, चाहे कांटे मिले या फूल मिले, कुछ ना कुछ तो अच्छा दिन आएगा ना कभी तो अच्छा होगा ही। बुरा कभी नहीं होता, या अच्छा भी कभी नहीं रहता। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। कोशिश करिए ना, सब कुछ सबका हल हो जाएगा। मनुष्य का जीवन चक्र अनेक प्रकार की विविधताओं से भरा होता है, जिनमें सुख दुख, आशा निराशा, जय पराजय के अनेक रंग समाहित होते हैं। वास्तविक रूप में मनुष्य की हार और जीत उसके मनोयोग पर ही आधारित होती है। कहा ना मैंने अभी कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। सब कुछ मन पर निर्भर करता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वास्तविक रूप में मनुष्य की हार और जीत उसके मनोयोग पर आधारित होती है। मन का सीधा संबंध मस्तिष्क से होता है। मन में हम जिस प्रकार के विचारों को रखते हैं, हमारा शरीर उन्हीं के अनुरूप ढल जाता है। हमारा मन यदि निराशा व अवसादों से घिरा हुआ है, तब हमारा शरीर भी उसी प्रकार के या उसी के अनुरूप शिथिल हो पड़ जाता है। परंतु दूसरी ओर यदि हम आशावादी हैं और हमारे मन में कुछ पाने एवं जानने की तीव्र इच्छा हो तथा हम सदैव भविष्य की ओर देखते हैं, तो हम प्रगति की ओर बढ़ते जाते हैं। इसलिए सच ही कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमारी पराजय का सीधा अर्थ है कि हम विजय के लिए पूरे मन से प्रयास ही नहीं किया हमने। हम यदि हार गए और दोष देने लगते हैं दूसरों पर कि अरे मैं इसलिए हार गया। नो, हमारे प्रयास में कमी रही है। हम यदि भरसक प्रयास करेंगे, करते जाएंगे, नहीं थकेंगे, नहीं रुकेंगे, तो हमें मंजिल भी मिलेगी, रास्ता भी मिलेगा और हम अपने लक्ष्य तक भी पहुंचेंगे। यदि मनुष्य जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो उसे मन को संयमशील बनाकर ऊंची भावनाओं का स्वामी बनना चाहिए। ऊंची भावना, उच्च कोटि की भावना, सद्विचार और सकारात्मक विचार। उच्च विचार किन्हें कहा गया है? जो अच्छी सोच के होते हैं, जो सकारात्मक होते हैं, जिनमें हमेशा कुछ अच्छा करने की बिल्कुल विचारधारा पनपती रहती है। तो मैं फिर यही कहूंगी कि अपने मन में सकारात्मक विचारों का घर बना लीजिए बस। और घर जहां बन जाता है वहां रहने लगते हैं, फिर उसको कोई हिला डोला नहीं सकता है। तो अपने मन में हमेशा सकारात्मक विचारों को ही रखना है। मनोबल से मनुष्य लौकिक ही नहीं, लोकोत्तर शक्तियां भी प्राप्त कर सकता है। यदि मनोबल किसे कहते हैं? विल पावर। ठीक है, हमारे अंदर मनोबल है, हमारे अंदर की जो विल पावर है उसको हम हमेशा जागृत रखेंगे तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से सदमार्ग पर चलते हुए। ठीक है, मानसिक शक्ति के संयम में ही सच्ची सफलता का बीज निहित है। सबसे महत्वपूर्ण बात धैर्य, सहनशीलता। और अधिकतर हम हो जाते हैं उतावले या व्यग्र, और जहां उतावलापन आया, व्यग्रता आई, कार्य जो भी काम है वो गड़बड़ हो जाते हैं, और गड़बड़ हो जाते हैं तो हम व्यथित हो जाते हैं और सब कुछ भूलकर नकारात्मकता की ओर जाने लगते हैं। तो अच्छा है कि हम संयम रखें,
संयम मीन्स धैर्य, पेशेंस, ठीक है। इस पर आधारित हम अपने आप का जीवन आराम से चलाएं, बहुत सही चलाएं, राइट ट्रैक पर जाएंगे, यहाँ वहाँ दिग्भ्रमित नहीं होंगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। ठीक है बेटा, इस तरह से हम लिख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम पत्र लेखन की तरफ। ठीक है, पत्र लेखन पहले भी 5 नंबर के आते थे, आज भी 5 नंबर के ही आएंगे। जब भी कोई पत्र आएगा मतलब आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, आप लिखेंगे इतना अच्छा। बस में छूट गए सामान को आपके घर तक सुरक्षित रूप से पहुंचाने वाले बस कंडक्टर की प्रशंसा करते हुए उसे पुरस्कृत करने के लिए परिवहन अध्यक्ष को एक पत्र लगभग 100 या 120 शब्दों में लिखिए। ठीक है, दूसरा है अपने बैंक के प्रबंधक को पत्र लिखकर अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ने का अनुरोध कीजिए। बताइए किस प्रकार के पत्र हैं ये दोनों, बताइए जल्दी बताइए, कम ऑन बेटा। औपचारिक हैं या अनौपचारिक हैं? औपचारिक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसी भी परिवहन अध्यक्ष या अधिकारी या यहाँ पर लिख रहे हैं हम आधार बैंक के मैनेजर को, ठीक है, तो ये सब है ऑफिशियल लेटर। ठीक है, तो ये क्या होंगे? औपचारिक पत्र। और औपचारिक पत्रों की औपचारिकताएं क्या रहती हैं? हमेशा हमें अपने जो आंसर शीट रहेगी उसके लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड पर ही समाप्त करना है और विषय कंपल्सरीली लिखना होता है। चलो अब देखते हैं हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। महाप्रबंधक महोदय, दिल्ली परिवहन निगम, पीतमपुरा, दिल्ली, 22 मार्च 2022। विषय बस संख्या DLIP 3845, शादीपुर के कंडक्टर की प्रशंसा हेतु पत्र। महोदय, मुझे इस बात की सूचना देते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि दिल्ली परिवहन निगम की बस संख्या DLIP 3845 शादीपुर डिपो के कंडक्टर रामविलास जुनेजा ने कल अत्यंत प्रशंसनीय तथा साहसिक कार्य किया। एक व्यक्ति अपनी बेटी की शादी के लिए गहने खरीद कर आ रहा था। वह बस में सवार हुआ। थोड़ी ही देर में वह चिल्लाने लगा कि उसका बैग छीनकर कोई जेब कतरा बस से उतर गया है और शादी का समय था, बैग जेवरों से भरा हुआ था। रामविलास जी ने तुरंत बस रुकवा दी और जेब कतरे के पीछे दौड़ा और अपनी बहादुरी से उससे बैग छीन लिया। इस घटना को देखने में अपने जरूरी कागजात का बैग बस में ही भूल गई थी। शाम के 5 बजे मुझे मेरे घर पर मेरा कागजात का बैग लौटाने रामविलास जी मिले। उनके साहस और ईमानदारी को देखते हुए मैंने उन्हें 1000 रुपए का पुरस्कार देना चाहा, परंतु उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैंने अपना कर्तव्य पालन किया है। वाह, देखिए मानवता का रूप। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि श्री रामविलास जी को पुरस्कृत और सम्मानित किया जाए, जिससे कि अन्य व्यक्ति भी इनसे प्रेरणा लें। धन्यवाद। भवदिया रुचि गुप्ता, E393, रमेश नगर, नई दिल्ली। पत्र लिखने का तरीका, औपचारिक पत्र। प्रारंभ कैसे किया? विषय हुआ, उसके बाद विषय वस्तु जो 3 नंबर की होती है, आपको पता है ना। आरंभ तथा अंत की औपचारिकताएं 1 नंबर की, जो विषय वस्तु रहती है वो 3 नंबर की और भाषा 1 नंबर की। तब हमें 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। दूसरा है प्रबंधक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सरस्वती विहार, दिल्ली, 25 फरवरी 2018। विषय खाता संख्या 13457398 के साथ आधार कार्ड जोड़ने का आग्रह। विषय है ये, ठीक है। महोदय, मैं सोनिया गर्ग, बचत खाता संख्या 13457398 की धारक हूं। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि मेरे आधार कार्ड संख्या 631345678915 को मेरे बचत खाते के साथ जोड़ दीजिए। इस पत्र के साथ मेरे आधार कार्ड की प्रतिलिपि संलग्न है। ठीक है, धन्यवाद। भवदिया सोनिया गर्ग। हो गया हमारा पत्र। तो पत्र लेखन में आपको बस बेटा औपचारिकताएं जो हैं उनको याद रखना है और आपको 5 में से 5 नंबर जरूर मिलेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं। आगे चलते हैं। सूचना। सूचना, बिल्कुल, सूचना मतलब संदेश, ये भी 5 नंबर का ही है। आप हिंदी छात्र परिषद के सचिव प्रगण्य हैं। आगामी सांस्कृतिक संध्या के बारे में अनुभागीय दीवार पट्टिका के लिए 25 से 30 शब्दों में सूचना तैयार कीजिए। नोटिस राइटिंग इंग्लिश में लिखते हैं ना। और है
या तो ये लिखना है या ये। हमेशा आपको पत्र में ऑप्शंस दिए जाएंगे, सूचना में भी ऑप्शंस दिए जाएंगे। और हाँ, एक सेकंड, जो सूचना है वो दो आएंगी, ठीक है। तो 2.5 नंबर की आएंगी, तो एक रहेगी 2.5 प्लस एक और रहेगी 2.5, तब जाकर आपके 5 नंबर होंगे, ठीक है। आप हिंदी हो गया। विद्यालय की सांस्कृतिक संस्था रंगमंच की सचिव लतिका की ओर से स्व परीक्षा के लिए इच्छुक विद्यार्थियों को यथा समय उपस्थित रहने की सूचना लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए। समय और स्थान का भी उल्लेख कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो लिखा है उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि यही तो है जो आप सूचना में लिखने वाले हैं। इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको सूचना बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। इन्हीं शब्दों को तो हमें हेर फेर करके अच्छे से सूचना तैयार करनी है। कैसे, देखिए अभी लिखेंगे हम, सुनिएगा ध्यान से। डीएवी पब्लिक स्कूल मेरठ 25 फरवरी 2018 सांस्कृतिक संध्या का आयोजन। सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में 3 मार्च 2018 को साय 5 बजे से 10 बजे तक विद्यालय सभागार में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक छात्र अपना योगदान दे सकते हैं। हिंदी छात्र परिषद सचिव मनिका छाबड़ा। लिख दिया। त्यागी सूचना, त्यागी पब्लिक स्कूल। और एक बात बेटा, जो भी आप सूचना लिखेंगे या विज्ञापन लिखेंगे, आपकी जो आंसर शीट रहेगी, ये पेज रहेगा आपकी आंसर शीट का, ये आपके मार्जिन रहेंगे, तो इसके अंदर आपको अच्छा सा बड़ा सा बॉक्स बनाकर लिखना है। सूचना लिखेंगे तो ऊपर सूचना लिख देंगे, विज्ञापन होगा तो ऊपर विज्ञापन लिख देंगे, उसके बाद ही यहां पर लिखेंगे। इसी पेज में नहीं लिखेंगे, पेज के अंदर बॉक्स बनाकर लिखेंगे, ठीक है। गायन कार्यक्रम हेतु स्व परीक्षा। विद्यालय की सांस्कृतिक संस्था रंगमंच द्वारा आप सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि 27 फरवरी 2018 को गायन कार्यक्रम हेतु स्व परीक्षा विद्यालय सभागार में प्रातः 9 बजे आयोजित की जाएगी। इच्छुक छात्र समय पर पहुंच जाएं। रंगमंच सचिव लतिका। ये हो गई आपकी सूचना। इस तरह से आप सूचना लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे विज्ञापन लेखन, ठीक है। अब हम जानेंगे कि विज्ञापन लेखन किसे कहते हैं, कैसे लिखा जाता है, विज्ञापन के क्या आवश्यक तत्व हैं जिनके आधार पर हमें विज्ञापन में कितने नंबर का है पता ना बेटा, 2.5 नंबर, 2.5 मार्क्स का है, जिसमें हमें 2 विज्ञापन लिखने होंगे और 5 नंबर का होगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए दिख रहे हैं ना, परीक्षा में भी आपके ऑप्शंस दिए जाएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, बिल्कुल बहुत अच्छे से आप परीक्षा करके आइएगा। पढ़ते हैं विज्ञापन। अपने विद्यालय की संस्था पहरेदार की ओर से जल का दुरुपयोग रोकने का आग्रह करते हुए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन का आलेख तैयार कीजिए। अब यहाँ 50 शब्द लिखे हैं, हमें 20 से 25, ठीक है, क्योंकि उसमें हमें चित्र भी बनाना है, शब्द, और हमारा रहेगा 2.5 मार्क्स, क्योंकि 2 हमें करने होंगे। दूसरा क्या है, विद्यालय की कला बीथी में कुल चित्र पेंटिंग्स बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इसके लिए एक विज्ञापन लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए या 20 से 25 शब्दों में लिखिए 2.5। इस तरह से हम 2 विज्ञापन लिखेंगे, फिर हमारे 5 नंबर हो जाएंगे। आइए चलते हैं कि विज्ञापन कैसे लिखा जाता है। देखिए, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा बेटा, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप चित्रकार हैं, बहुत क्रिएटिव हैं। तो यदि जल ही जीवन है या जल है तो कल है, इस तरह से कोई विज्ञापन आ जाता है तो आप चित्रात्मक तरीके से बता सकते हैं, बना सकते हैं। फिर कैसे आपको 2.5 मार्क्स नहीं मिलेंगे? इट मीन्स कि जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो अपने आप को, इसलिए मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि जो भी प्रश्न पत्र है उसको क्रम अनुसार ही करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो भी आपके प्रश्न आते जाएंगे, खंड का में आपकी पाठ्य पुस्तक के रहेंगे, खंड ख आपका रचनात्मक लेखन रहेगा, जिसमें अनुच्छेद, पत्र, सूचना, विज्ञापन, है ना, ये सब रहेंगे। तो इसमें आपको समय का भी ध्यान रखना है कि हाँ, अब अंत मतलब आधा घंटा बचा है और हम अच्छे से कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत चित्र बना दीजिएगा, लिख दीजिएगा। जैसे लिखा है, जल है तो कल है। पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल है, लेकिन 0.002% ही ताजा जल है पृथ्वी पर। यह भी बता दीजिए। आप विज्ञान भी पढ़ते हैं
सौजन्य से मॉडर्न स्कूल, 12 खंबा रोड, पहरेदार संस्था, नई दिल्ली, दूरभाष, कोई भी नंबर लिख दीजिए आप, और इस तरह से ताज़ा जल अपशिष्ट ना करें, प्रदूषित ना करें, और इस तरह से आप जल का चित्र बना सकते हैं और बहुत अच्छे से 28 अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं दूसरे विज्ञापन की ओर। देखिए, मॉडर्न स्कूल की रंग रचना सभा द्वारा बनाए गए चित्रों एवं कलाकृतियों की बिक्री। आकर्षक एवं स्वनिर्मित चित्र, स्वनिर्मित मीन्स बच्चों के द्वारा स्वयं बनाए गए चित्र दिखाई दे रहे हैं आपको, ब्रशेस दिखाई दे रहे हैं, कलर्स दिखाई दे रहे हैं। स्थान विद्यालय सभागार, समय प्रातः 10 बजे से साय 5 बजे तक, सौजन्य से रचना रंग सभा, मॉडर्न स्कूल, 12 खंबा रोड, नई दिल्ली, दूरभाष, ये हो जाएगा। प्रत्येक पेंटिंग या चित्र केवल 250 रुपए में। इस तरह से आप विज्ञापन लेखन कर सकते हैं और अपने आप को क्रिएटिव दर्शाते हुए नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्या देखा आपने अभी? 2018 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, उसको हमने सॉल्व किया कि इस तरह के प्रश्न आते हैं, और जो आपकी अभी टर्म 2 परीक्षा में जो चैप्टर्स हैं उनके प्रश्नों को हमने एकत्रित करके आपके लिए ये वीडियो तैयार किया। अब आपको करना क्या है? ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को पढ़ना है, सुनना है, समझना है, ताकि 18 तारीख को जब आपका पेपर होगा तो बहुत अच्छे से आप धैर्यपूर्वक अपने प्रश्नों के उत्तर लिखकर आ सकें। हम सब की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और मैग्नेट ब्रेन्स तो आपके लिए हमेशा तैयार है, क्योंकि आपको पता है ना कि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री। जी हाँ बेटा, हम आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं और ना ही लेंगे। जो भी वीडियोस आपके लिए हैं वो सब कुछ फ्री में अपलोड किए जाते हैं और हमेशा किए जाएंगे। बस आपका साथ चाहिए। अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट।